आज के इस वीडियो संदीपन गुरु में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर हम एनसीईआरटी सिलेबस के कक्षा 9वीं और 10वीं के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर जो है उनका 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सरल और रोचक ढंग से अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। इसके लिए इसको लाइक और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो कक्षा 9th का फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति, उसमें आज हम अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर के बारे में और एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज हम नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में जानेंगे और अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण किस तरह से करता है इस पर चर्चा करेंगे और प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। तो वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं हो सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसकी भी परिभाषा परिमेय संख्या की तरह है। जैसे परिमेय संख्या में क्या था कि वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यहाँ पर एक नहीं शब्द जुड़ गया है, तो इस तरह से यह अपरिमेय संख्या की परिभाषा बन जाती है। उदाहरण के लिए √2, √3, √5, पाई और इस तरह से दशमलव के बाद ऐसी संख्या जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, वह सब अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब इसको हम पहचान कैसे सकते हैं। अपरिमेय संख्या जो है मुख्यतः रूट के रूप में लिखी रहती है और रूट के अंदर जो पूर्णांक होते हैं वह अभाज्य संख्या होती है। अपरिमेय संख्याओं का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। इस प्रकार की संख्याओं को जिनको p बटे q के रूप में नहीं ले सकते हैं, उसे इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब चलिए आगे। वास्तविक संख्या रियल नंबर, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर R से डिनोट करते हैं। R बराबर रियल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो जैसा कि पिछले वीडियो में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम विथ नंबर लाइन पर हमने चर्चा की थी कि हम संख्या रेखा पर 0 पर खड़े हो जाते हैं और वहां पर हम खड़े होकर धनात्मक संख्या की ओर मुंह करके जब हम देखते हैं तो हमको 1, 2, 3 इस तरह से बहुत सारी संख्याएं दिखती हैं जो हमारी गिनती है, काउंटिंग है। तो जैसा चित्र में पीले सर्कल में दिख रहा है, इस प्रकार की संख्याओं को हम एक थैले में रख लेते हैं। जो संग्रह बनता है उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब फिर वापस हम एक पर आते हैं, सामने देखते हैं 0 है। इस 0 को जब हम इस थैले में रख लेते हैं तो एक नया संग्रह बनता है जिसको होल नंबर पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर आगे देखते हैं बहुत सारी ऋणात्मक संख्याएं हैं, उनको भी जब इस थैले में रख लेते हैं तो पूर्णांक संख्या बन जाती है, जिसे इंटीजर्स कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि अब कुछ संख्या ऐसी है जो p बटे q के रूप में लिखी हुई है। अब इनको भी जब इस थैले में रख लेते हैं नया संग्रह बनता है जिसको रेशनल नंबर कहते हैं। अब ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब इन दोनों को एक थैले में रख लेते हैं तो एक नया संग्रह बनता है जिसको वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। इस तरह रेशनल और इरेशनल के संग्रह को रियल नंबर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो अब छूट रहा हो। सारी संख्याएं जितनी भी संख्या रेखा पर है उन सबको हमने संग्रह कर लिया है और उन सबका संग्रह वास्तविक संख्या कहलाया। तो इसलिए जो संख्या रेखा है उसको वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है, अथवा दूसरे शब्दों में प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु होता है। अब आगे चलते हैं तो हम सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं। इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस एक गणितीय प्रमेय है जो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित होती है। इस तरह तो प्रमेय का कथन क्या है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई को यदि हम c मान लें और अन्य दोनों भुजाओं की लंबाई को a और b मान लेते हैं तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होता है। गणितीय सांकेतिक रूप में इसको c² = a² + b² कह सकते हैं, जहां c क्या है, कर्ण है। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं
तथा अन्य दो जो भुजाएं हैं, इसमें से जिस पर समकोण बनता है उसको आधार, और जो लंबवत रेखा होती है उसको लंब रेखा कहते हैं। तो इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय का गणितीय रूप हमको मिल गया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो यहाँ पर एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण ज्ञात करना है तो सी स्क्वायर ज्ञात करना है। सी स्क्वायर बराबर आधार है 3 स्क्वायर 3 और लंब है 4, तो 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25। अब दोनों तरफ वर्गमूल लगा देते हैं, तो सी स्क्वायर का वर्गमूल सी होता है, 25 का वर्गमूल 5। तो इस तरह सी बराबर 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से कर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 को कैसे निरूपित करते हैं। तो अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा इस प्रकार से खींच लेते हैं, और इस पर जो जीरो है उसको हम बिंदु ओ मान लेते हैं। अब ओ से 1 इकाई दूरी पर एक बिंदु ए बनाते हैं, इस प्रकार की ओ ए बराबर 1 सेंटीमीटर। अब बिंदु ए पर संख्या रेखा के लंबवत 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा ऊपर की ओर इस तरह खींचते हैं, और जहां पर 1 इकाई हो जाता है वहां पर बिंदु बी बनाते हैं। इस लंबवत रेखा पर बिंदु बी ऐसा बनाते हैं कि ए बी बराबर 1 इकाई हो। अब बिंदु ओ और बी को जोड़ देते हैं। जब ओ और बी को जोड़ देते हैं तो एक समकोण त्रिभुज ओ ए बी मिलता है, जिसका कोण ए समकोण है। तब यह रेखा जो ओ बी है एक समकोण त्रिभुज ओ ए बी का कर्ण है। ओ बी क्या है? इस समकोण त्रिभुज ओ ए बी का कर्ण है, हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की लंबाई क्या होगी? अंडर रूट आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो आधार है ओ ए, तो ओ ए का वर्ग धन ए बी का वर्ग। तो ओ ए 1 है, आधार 1 है और लंब भी 1 है, तो 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 धन 1 अंडर रूट 2 हो गया। अब राउंडर की सहायता से जीरो को हम केंद्र मानते हुए और राउंडर की नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल की नोक को यहाँ तक फैलाएंगे, और एक चाप की इस लंबाई की चाप को हम यहाँ से खींचेंगे बी बिंदु को छूते हुए। जहां पर संख्या रेखा को यह चाप काटेगा उसे बिंदु वहां पर पी निर्धारित कर देंगे, और यही जो है अंडर रूट 2 होगा। इस तरह से हम अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब आगे चलिए, वास्तविक संख्या रेखा पर हम अंडर रूट 3 को निरूपित करते हैं। तो जैसे अंडर रूट 2 को निरूपित किए थे उसी तरह अंडर रूट 3 को भी दर्शाने के लिए हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। सर्वप्रथम इस संख्या रेखा पर बिंदु जीरो को हम बिंदु ओ मान लेते हैं। ओ से 1 इकाई दूरी पर एक बिंदु बनाते हैं ए। अब बिंदु ए पर संख्या रेखा के लंबवत ऊपर की ओर एक रेखा खींचते हैं, और उस रेखा पर बिंदु ए इस प्रकार से बनाते हैं कि ए बी बराबर 1 इकाई। जैसा कि अंडर रूट 2 को निरूपित करते समय हमने पूरी प्रक्रिया की थी, तो उस तरह से अंडर रूट 2 की प्रक्रिया को अपना लेते हैं। अब हम OB को आधार मानते हुए OB पर एक 90 अंश का कोण बनाती हुई लंबवत रेखा खींचते हैं, और उस पर एक बिंदु D इस प्रकार निर्धारित करते हैं कि BD बराबर 1 हो, BD बराबर 1 इकाई हो। अब बिंदु O से D को जोड़ देते हैं। जब O से D को जोड़ते हैं तो OBD एक समकोण त्रिभुज मिल जाता है, जिसमें OD क्या है? कर्ण है। तो कर्ण की लंबाई, तो पाइथागोरस प्रमेय से OD बराबर अंडर रूट OB का वर्ग धन BD का वर्ग। तो OB कितना है? अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग। तो अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, और 1 का वर्ग 1, तो 2 धन 1 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब कम राउंडर की सहायता से OD चाप लेते हैं, यहाँ पर नोक रखेंगे, पेंसिल को यहाँ तक बढ़ाएंगे, और इस चाप की लंबाई से इस लंबाई के चाप से हम बिंदु D को लेते हुए एक इस तरह से चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करता है, और यही बिंदु Q जो है अंडर रूट 3 होगा। इस तरह से हम संख्या रेखा पर किसी भी अपरिमेय संख्या को निरूपित कर सकते हैं। चलिए प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दिए गए कथन का सत्य असत कारण सहित बताओ। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों होती हैं।
अब दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है। तो यह सत्य है क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है। संख्या रेखा पर ऋणात्मक बिंदु भी ऋणात्मक संख्या भी होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या के अलावा परिमेय संख्या भी होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती है। अब दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो और यदि नहीं तो ऐसी एक उदाहरण देना है ऐसी संख्या का जिसका वर्गमूल परिमेय है। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? जैसे अंडर रूट 4 या 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आता है, इसी तरह 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, और ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। तो इस तरह सभी धन पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को निरूपित कीजिए। तो जैसे हम लोगों ने अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 को निरूपित किया, उसके आगे हम अंडर रूट 4 और अंडर रूट 5 को निरूपित कर सकते हैं। जितनी संख्या चाहे उतनी निरूपित कर सकते हैं। अब एक दूसरी विधि से भी हम सरल तरीके से अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक संख्या रेखा खींचते हैं, उस पर बिंदु 0 को बिंदु ओ मान लेते हैं। एक संख्या रेखा बनाते हैं और 0 को बिंदु ओ मान लेते हैं। अब ओ से दाहिनी ओर 2 इकाई लंबाई की 2 इकाई लंबाई की दूरी पर बिंदु ए बनाते हैं। जहां पर 2 है वहां पर बिंदु ए बना लेते हैं। इस प्रकार की ओ ए बराबर 2 इकाई। अब बिंदु ए से ऊपर की ओर लंबवत 1 इकाई लंबाई की एक रेखा खींचते हैं। वहां पर बिंदु, अब मैं इसका कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे और यहाँ पर बिंदु भी इस प्रकार निरूपित करेंगे कि ए बी बराबर 1 इकाई हो जाए। अब ओ और बी को मिला लेते हैं तो हमको त्रिभुज ओ ए बी, समकोण त्रिभुज ओ ए बी मिल जाता है। अब पाइथागोरस प्रमेय से ओ बी की लंबाई हमको निकालनी है। तो ओ बी कर्ण है, तो ओ बी बराबर अंडर रूट आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग ओ ए का वर्ग धन ए बी का वर्ग। ओ ए कितना है? 2 है, तो 2 का वर्ग, और धन ए बी कितना है? 1 है, तो 1 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो 4 धन 1 5 अंडर रूट 5 यहाँ पर मिल गया। अब उसी तरह से कंपास की सहायता से, राउंडर की सहायता से यहाँ पर राउंडर की नोक रखेंगे, पेंसिल को बी तक फैलाएंगे और इस लंबाई का एक चाप बिंदु बी को छूता हुआ खींचेंगे। जो संख्या रेखा को बिंदु जहां पर काटता है उसे बिंदु पी निर्धारित कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो बिंदु पी है यह संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को निरूपित करता है। तो इस तरह से हम अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसको कुछ कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आया, पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब चौथा प्रश्न आप लोगों को प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। इसमें कहता है कि वर्गमूल सर्पल स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना करो। तो इसके लिए सबसे पहले एक ड्राइंग शीट लेते हैं, उस पर हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। सबसे पहले बिंदु ओ लेते हैं और एक बिंदु पर 1 इकाई लंबाई का एक बिंदु यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर सामने पी बनाएंगे। उस बिंदु को हम पी मान लेंगे। अब पी से P1 1 इकाई लंबाई की एक रेखा खींचेंगे। अब इसके बाद OP1 जो है ये हमारा क्या हो गया? अंडर रूट 2, जैसे अंडर रूट 2 को निरूपित किए थे। अब इसको बेस मान के 1 इकाई दूरी पर एक बिंदु रखेंगे जो P2 हो गया। P2 की लंबाई क्या हो जाएगी? अंडर रूट 3। फिर यहाँ पर एक लंबाई का लंबवत रेखा खींचेंगे 90 अंश का कोण बनाते हुए, इसको आधार मान लेंगे OP2 को। तो हमको नया बिंदु P3 मिलेगा, इसकी लंबाई होगी अंडर रूट 4। फिर इसी तरह P3 को आधार मानकर एक 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे तो हमको आगे बिंदु मिल जाएगा P4। इस तरह से हमको हम P1 P2 P3 P4 Pn तक के बिंदु मिल जाएंगे। और ये जो प्रत्येक बिंदु है तो ये अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 एंड सो ऑन को दर्शाता रह जाएगा। इस तरह से हमको एक सुंदर सर्पिल तैयार हो जाएगा। तो चित्र के अनुसार जैसा इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया उस तरह से फॉलो करते हुए एक हम वर्गमूल सर्पल स्क्वायर रूट स्पाइरल बना सकते हैं। इसको आप लोगों को अपने ड्राइंग शीट में बनाना है। तो इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद। नए वीडियो में हम नए एक्सरसाइज 1.